बड़ी पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन है कि भारत और इजराइल जब एक दूसरे से मिलते हैं तो पब्लिक लेवल पर पूरे विश्व के सामने चर्चा होती है सिविलाइजेशन की, टेक्नोलॉजी की, ड्रोन्स की, एग्रीकल्चर की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की। लेकिन यही चर्चा जब क्लोज्ड डोर्स के बिहाइंड होती है तो वहाँ पर टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन कम्प्लीटली बदल जाते हैं। कल भी आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट से निकलकर पार्लियामेंट में इजराइल के नेसेट में एड्रेस के बाद भी जितनी भी चर्चाएं हुई उसमें यही थीम्स, सिविलाइजेशन हो, दोनों देशों का एक कॉमन इतिहास हो, दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी की पार्टनरशिप हो, यही चीज़ को डोमिनेट करके पूरा नैरेटिव क्रिएट किया गया। लेकिन ये चर्चाएं क्लोज्ड डोर्स के बिहाइंड बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्कशन थी वो एक बड़े ही अलग मुद्दे पे थी। और डिस्कशन थी कि अगर फ्यूचर में वेस्ट एशिया दोबारा से डिस्टेबलाइज होता है, जो इतिहास हमें बताता है कि वो होगा, तो सवाल उठता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में भारत स्ट्रक्चरली कैसे प्लेस्ड है। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि चीज़ को आप समझिए कि वेस्ट एशिया में इस मोमेंट पर एक बहुत बड़ा फ्लक्स है। फ्लक्स इसलिए है क्योंकि नंबर 1, वेस्ट एशिया में जो अभी तक एक डोमिनेंट लेवल पर शक्ति प्रदर्शन करने वाला पावर था अमेरिका, वो दिन प्रतिदिन रिट्रीट कर रहा है। अमेरिका को अब ग्रेजुअली ये चीज़ समझ आ गई है कि बहुत लंबे अरसे से जो हमने विश्व के अलग अलग स्थानों पर जाकर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करी, उस शक्ति प्रदर्शन से अनफॉर्चुनेटली अमेरिका को मार्केट एक्सेस के सिवाय और कुछ मिला नहीं, और यहीं पर अमेरिका इंटरनली दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो उसने पिछले साल दिसंबर में रिलीज़ भी की थी, यदि उस डॉक्यूमेंट को अगर आपने आज पढ़ा हो, आज वो गूगल पे अवेलेबल है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसको एक बार डाउनलोड करके पढ़िएगा ज़रूर, बड़ा ज़रूर है, पर उससे आपको अमेरिका की फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग क्लियर दिखेगी। अमेरिका की थिंकिंग इस मोमेंट पर यह है कि हमें मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया के इलाके में अपने दबदबे को दिन प्रतिदिन कम करना है, और वहाँ पर जो रीजनल शक्तियाँ हैं उन रीजनल शक्तियों को पहली बात आत्मनिर्भर होने के लिए वहाँ पर मजबूर करना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिडल ईस्ट में इस मोमेंट पर, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसी परिस्थिति बना रखी थी जिस परिस्थिति को इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स में हम कहते हैं बैंड वैगनिंग। बैंड वैगनिंग का मतलब होता है, एक साधारण लैंग्वेज से अगर आप समझें कि एक रेल इंजन है और रेल इंजन के पीछे अगर हम 4 डिब्बे लगा दें और 4 डिब्बे जो हैं वो रेल इंजन के साथ ही चलते रहेंगे, जहां पर रेल इंजन मुड़ेगा वहीं पर वो डब्बे भी मुड़ेंगे। ये परिस्थिति अमेरिका ने विश्व में पैदा कर रखी थी मिडल ईस्ट में, क्योंकि उसने एक जगह पर एक डिब्बा अपना लगा रखा था सऊदी अरेबिया का, दूसरी जगह दूसरा डिब्बा लगा रखा था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, और तीसरा डिब्बा इजराइल था। अब आपस में चाहे इन तीनों डिब्बों की बहुत ज़्यादा एक दूसरे से नहीं बनती थी, हाँ कम समहाउ कहीं ना कहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया के बीच में रिश्ते फिर भी ओके थे, लेकिन सऊदी अरेबिया यूएई वर्सेस इजराइल पहले बहुत ही कमज़ोर था, जो अब ओवरकम हो चुका है। अब अमेरिका ने क्या बोला कि हम अपना इंजन यहाँ से निकाल कर जा रहे हैं, बैंड वैगनिंग टूट रही है। यदि बैंड वैगनिंग टूटेगी तो सवाल उठता है कि अमेरिका के इस रिट्रीट से मिडल ईस्ट में कौन सी शक्ति अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। अब जब हम यहाँ पर मिडल ईस्ट में शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं कि मिडल ईस्ट में कौन सी शक्ति आएगी, तो क्वेश्चन सबसे बड़ा अब ये उठता है कि जो भी शक्ति यहाँ पर आने की कोशिश करेगी वो अमेरिका बैक्ड होगी। लेकिन यहाँ पर अब सिचुएशन बहुत बदल चुकी है, क्योंकि मिडल ईस्ट में अब सिर्फ ये रीजनल पावर्स जो अमेरिका के बैंड वैगन्ड पावर्स थी, इनके सवाए बहुत बड़ी 2 नई शक्तियां जो हैं वो भी अपना दबदबा मिडल ईस्ट में बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें एक है आइडियोलॉजिकल लेवल पर तुर्की। तुर्की का इस समय मोटिव और ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर अमेरिका की प्रेजेंस यहाँ से मिडल ईस्ट से रिट्रीट होती है तो एक कॉमन इस्लामिक अलायंस के तहत इस वर्ल्ड के अंदर मिडल ईस्ट के हिस्से में हम एक इस्लामिक नेटो को दोबारा क्रिएट करते हैं। इस इस्लामिक नेटो में इस्लाम को प्रिंसिपल रखते हुए हम अब यहाँ पर एक धार्मिक दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। उस चीज़ के लिए इस्लामिक नेटो के तुर्की ने सऊदी अरेबिया को भी कन्विंस किया, और सऊदी अरेबिया तुर्की मिलकर यहाँ पर आज की डेट में इस्लामिक नेटो के ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं। खैर उन दोनों में आपसी लेवल पर
अनबन आने वाले समय में होगी तो वो इस्लामिक नेटो उन दोनों की वजह से तो इफ़ेक्टिवली बन नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरेबिया के सवाए, तुर्की के सवाए अगर कोई नई शक्ति अपना प्रदर्शन करके यहाँ पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है तो वो आइडियोलॉजिकल पर नहीं बल्कि वो एक आर्थिक लेवल पर शक्ति है जिसका नाम है चाइना। चाइना यहाँ पर कोशिश बार बार ये कर रही है कि मिडल ईस्ट के अंदर अगर उसका दबदबा बनता है और अगर यहाँ से यूएस का रिट्रीट होता है, उस रिट्रीट की वजह से अगर यहाँ पर चाइना अपना दबदबा बना ले तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी कि कहीं ना कहीं चाइना ये कोशिश करेगा कि एक इकोनॉमिक यूनियन बनाकर, एक इकोनॉमिक ब्लॉक और इकोनॉमिक थिंकिंग के तहत हम अपने दबदबे को यहाँ पर रिवाइव कर लें। लेकिन अब इस दबदबे के बीच में एक अड़चन है। अड़चन ये है कि सबसे पहली बात, ईरान कतई ही नहीं चाहेगा कि अभी तक इस इलाके में जहाँ पर सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने अपना दबदबा बनाया हुआ था कि उस इलाके में पहली बात तो ईरान को कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया जाए। इस रीज़न से आप देखिए कि अभी 3 दिन पहले ईरान ने चाइना के साथ मिलकर यहाँ पर सबमरीन से लेकर अलग अलग प्रकार के क्रूज मिसाइल्स की डील कर ली ताकि कल को अगर आवश्यकता पड़ती है तो चाइना को एक लॉन्चिंग पैड अगर मिडल ईस्ट में चाहिए था तो वो था ईरान। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये राइवलरी मिडल ईस्ट की इस मोमेंट पर एक जगह पर चल रही है ईरान को लेकर, चाइना को लेकर, एक जगह पर चल रही है तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई को लेकर, तो फिर यहाँ पर एक शक्ति बच जाती है इकलौती जिसका नाम है इजराइल। इस गेम प्लान को अब समझिए कि इजराइल ने भारत को यहाँ पर फिर क्यों इनवाइट किया, क्योंकि इजराइल पहली बात चाइना को इनवाइट नहीं करेगा, क्योंकि अगर चाइना ईरान से इंगेज कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इजराइल अगर ईरान को काउंटर करना चाहता है तो वो चाइना को पहली बात तो ईरान से दूर रखने के लिए एक ऐसी शक्ति को लाएगा जिससे कि पहली बात चाइना भी इरिटेटेड रहती है जो है भारत। तो इजराइल ने इस कॉन्टेक्स्ट में पहली बात भारत को यहाँ पर बुलाया। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, इजराइल ने यहाँ पर भारत को बुलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात किस बात की करी, हेक्सागन अलायंस की। इस हेक्सागन अलायंस का उद्देश्य क्या है? इजराइल ने बोला कि भाई हम क्या करते हैं, पहली बात तो इस पॉइंट पे फोकस करते हैं कि हमारा लार्जर थ्रेट कौन है। देखिए, इजराइल अपनी सुरक्षा और सिक्योरिटी को बहुत स्ट्रेटेजिक और हायरार्किकल तरीके से देखता है। इजराइल कहता है कि मेरे लिए प्रिंसिपल प्राइमरी सिक्योरिटी थ्रेट इस मोमेंट पर ईरान है, लेकिन ईरान को टैकल करना एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है कि मुझे सऊदी अरेबिया, यूएई को भी टैकल करना है। क्या वो मेरे लिए थ्रेट हैं? आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की कूटनीति ने पिछले लगभग 4 से 5 सालों में ये इंश्योर कर लिया है कि सऊदी अरेबिया, यूएई का थ्रेट इजराइल के ऊपर ना आए। तो अगर इजराइल के ऊपर सऊदी अरेबिया, यूएई का थ्रेट बैलेंस ऑफ हो जाता है तो अब इजराइल को 2 ही थ्रेट टैकल करने हैं, जिसमें इमीडिएट लेवल पर पहला थ्रेट है ईरान और दूसरा इमीडिएट लेवल पर थ्रेट है ईरान के आगे तुर्की। अब सवाल ये है कि अगर इजराइल को ईरान और तुर्की को टैकल करना था तो पिछले 3 सालों से इजराइल बार बार अमेरिका को ये बोलता था कि ईरान और तुर्की को टैकल करने के लिए हमें ईरान और तुर्की के पास चाहिए एक बेस, और वो बेस हमें आप दिलवाइए। और वो बेस अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर सीरिया में बनाया, क्योंकि सीरिया में असाद के रेजिम को गिराकर जब अल शारा का रेजिम सीरिया में आया तो आज सीरिया एक ऐसी टेरिटरी है जो एक कोवर्ट बैटल ग्राउंड बन चुका है, अमेरिका इजराइल इन कंबाइन अगेंस्ट तुर्की प्लस ईरान। अब सबसे बड़े गेम क्या है? अब गेम ये है कि अगर तुर्की को काउंटर करना है तो अगर सीरिया एक बेस इजराइल के लिए है तो भारत को इजराइल एंगेज कर रहा है, इजराइल भारत को एंगेज कर रहा है, ये दोनों सीरिया में एंगेज करेंगे और सीरिया को केवल बेस टेरिटरी के तहत प्रयोग करेंगे और वहाँ बनेगा हेक्सागन अलायंस। और वो हेक्सागन अलायंस में कौन कौन होगा? सबसे पहला तुर्की के आसपास की वो सारी छोटी शक्तियाँ जो तुर्की के नाक में दम करके बैठी हैं, जिसमें एक ग्रीस है, दूसरा इम्पोर्टेंट साइप्रस है, तीसरा इम्पोर्टेंट अर्मीनिया है, चौथा इजराइल खुद है, पांचवा भारत है। अब ये पूरे के पूरे हेक्सागन अप्रोच को थॉट प्रोसेस के तहत बोला गया है कि ये हेक्सागन जो है चर्चा करेगा इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर सिक्योरिटी पार्टनरशिप तक। लेकिन ये जो पब्लिक डिसेप्शन है, इसके पीछे का खेल जो है वो ये है कि यहाँ पर अब भारत और इजराइल मिलकर सबसे पहले जो एक्सटर्नल थ्रेट है इजराइल को लेकर, पहली बात उसको टैकल करेंगे। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि हमने क्या ठेका ले रखा है कि इजराइल के एक्सटर्नल थ्रेट को टैकल करने के लिए हम इजराइल के साथ जुड़ें। भूलिए मत कि तुर्की इस मोमेंट पर सिर्फ एक इजराइल के लिए हेडेक नहीं, भारत के लिए भी है।
क्योंकि भारत के खिलाफ गतिविधियां करने में बांग्लादेश की बेस टेरिटरी का प्रयोग करके, म्यांमार का प्रयोग करके जहां पर रोहिंग्या हैं, और या फिर पाकिस्तान को प्रयोग करके तुर्की ने भी भारत को इनसर्कल करने की कोशिश की है। इसका काउंटर इनसर्कलमेंट भारत इजराइल, ग्रीस, आर्मीनिया, साइप्रस के साथ मिलकर तुर्की के बैकयार्ड में वही गेम खेल रहा है। दूसरा, यहाँ पर अगर भारत एक एक्सटर्नल पावर बन के तुर्की के उस रीजनल एम्बिशन को मटीरियलाइज नहीं होने देगा, क्योंकि तुर्की अगर चाहता है कि लॉन्ग रन में वो बेसिकली इस प्रकार का एक अलायंस क्रिएट करे जिस अलायंस से मिडल ईस्ट में उसका दबदबा बने, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है हेक्सागन अलायंस के थ्रू कि हम सबसे पहले तुर्की की एनर्जी उसी के नेबरहुड में ड्रेन कर दें। तो तुर्की के लिए इस मोमेंट पर सबसे बड़ा हेडेक है कि ग्रीस, आर्मीनिया, साइप्रस, इजराइल को कैसे मैं न्यूट्रलाइज और मैनेज करूं। उसके लिए भारत इस मोमेंट पर सीरिया में, मैंने पहले भी आपको ये बात बोली और एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत की RNAW एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी इस मोमेंट पर सीरिया में क्या ऑपरेशंस रन कर रही है और किस प्रकार का गेम खेल रही है। लेकिन ये बात तय है कि इस हेक्सागन अलायंस में आपने फिर वही डिसेप्शन देखा होगा, जो डिसेप्शन मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में भी बोला कि इजराइल और भारत के बीच में चर्चा हमेशा स्टार्ट होती है पब्लिक लेवल कंजम्पशन के लिए कि हम सिविलाइजेशनल प्लेयर्स हैं, हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं मसला पूरा ये लार्जर जियोपॉलिटिक्स का हो जाता है। तो अंत में मैं आपको ये चीज़ फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ कि गेम बड़ा स्पष्ट और क्लियर है। मिडल ईस्ट में पहली बात, इस मोमेंट पर शक्तियां अलग अलग तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हैं। उसका कारण है कि अमेरिका एक रिट्रीटिंग पावर है, छोड़ के जा रहा है। चाइना ईरान के साथ मिलकर आना चाहती है। इजराइल, सऊदी अरेबिया, UAE को मैनेज करके इस मोमेंट पर भारत के साथ तुर्की को और ईरान को टैकल करना चाहता है। इसको टैकल करने के लिए भारत ने, इजराइल ने मिलकर सीरिया बेस्ड टेरिटरी को बनाकर पहले तुर्की को मैनेज करने की रणनीति बनाई है, क्योंकि अमेरिका ने इस मोमेंट पर इजराइल को इतना बोल रखा है आप तुर्की को मैनेज कर लीजिए, ईरान को मैनेज करने के लिए हम आपके साथ रहेंगे अगर आवश्यकता होती है। तो ईरान के साथ मैनेज करने के लिए अगर इजराइल इस मोमेंट पर अमेरिका के साथ है, तो तुर्की को मैनेज करने के लिए हेक्सागन अलायंस बनाकर तुर्की को टैकल करने के लिए हेक्सागन अलायंस के तहत इजराइल भारत के साथ है। तो यहाँ पर गेम इस मोमेंट पर ये चल रहा है। मिडल ईस्ट एक जियोपॉलिटिकल टेरिटरी है। ग्रीस, साइप्रस, आर्मीनिया और वहाँ से लेते हुए तुर्की से होते हुए पूरा का पूरा ईरान और ये पूरी जो पट्टी है पाकिस्तान तक की, इस एरिया में ये जियोपॉलिटिकल फ्लक्स आने वाले समय में चलता रहेगा। और ये जो जियोपॉलिटिकल फ्लक्स चलता रहेगा, इसमें जो जो डायनेमिक्स बदलते रहेंगे, हम अलग अलग प्रकार के वीडियोस के थ्रू उसको एनालाइज भी करते रहेंगे। पर आई बिलीव कि ये जो हेक्सागन अलायंस है, इसका जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर इस हेक्सागन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कीप चाइना अवे, मैनेज तुर्की। अगर ये दो चीज़ें करने में ये लोग सक्षम हो जाते हैं तो बैलेंस ऑफ पावर मिडल ईस्ट में बहुत अग्रेसिव लेवल पर टिल्ट होगा। पर वो चीज़ अब कैसे मटीरियलाइज करती है, फॉर्मल लेवल पर कोलैबोरेशन हो चुका है, ग्रीस, आर्मीनिया, साइप्रस लेवल पर कोलैबोरेशन हो चुका है, चल रहा है। देखते हैं, दिलचस्प एरिया है, कैसे चीज़ें आगे अनफोल्ड होती हैं।